आज के लेक्चर में हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स कर रहे हैं। 12 का चैप्टर है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसीवेबल्स का क्या मतलब होता है। रिसीवेबल्स का मतलब होता है जो आपको, जहां से आपको रिसीव करनी है अमाउंट, मतलब आपके जो डेटर्स की बात हो रही है, आपने जिनको उधार में माल बेचा हुआ है और उनसे आपको पैसा रिसीव करना है, वो आपके कर्जदार हैं, उसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स को मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आपको ये चीज को मैनेज करना है कि क्या हमें उधार में माल बेचना चाहिए या नहीं, कितना बेचना चाहिए, कितने टाइम का हमें उनको टाइम पीरियड देना चाहिए कि आप हमें वापस पैसा कर दोगे, ठीक है, और किस तरीके से हमें उस पैसे को रिकवर करना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जो हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल के अंदर डिसाइड करते हैं। रिसीवेबल में आपके डेटर्स भी आ सकते हैं, आपके बीआर भी आते हैं। रिसीवेबल में आपके पास क्या कहते हैं हम इसको, अकाउंट्स रिसीवेबल भी हम इनको बोलते हैं। इनको हम बुक डेट भी बोलते हैं। तो काफी सारे नामों से हम बिल्स रिसीवेबल्स को बुलाते हैं। पर्पस जो होता है रिसीवेबल का, आप क्यों उधार में बेचना चाहते हो, क्यों आपको रिसीवेबल्स चाहिए हैं, वो इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि कैश सेल जो होती है वो एक हद तक ही आपको आगे बढ़ा सकती है। आपको अगर इसके आगे सेल बढ़ानी होती है तो आपको क्रेडिट में बेचना ही बेचना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि कैश जो होता है वो सारा काम नहीं चल सकता, आपको क्रेडिट में बेचना होता है। कई बार जब आप ज्यादा लार्ज अमाउंट में बेचते हैं तो सारा पैसा एक साथ जो आपसे जो परचेज कर रहा है वो नहीं दे सकता, तो उधार में आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं चला सकते। तो सेल को अगर ग्रोथ करना है, अगर एक लेवल तक बना के रखना, तो आप कह सकते हो कि हम सिर्फ कैश में देंगे, लेकिन आगे ग्रो करने के लिए आपको क्रेडिट सेल के अंदर जाना ही पड़ता है। देन आप अगर सेल बढ़ाना चाहते हो तो आपको उधार पे बेचना है। साथ ही साथ अगर आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, सीधी सी बात है, सेल आप क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, सीधी सी बात है। तो अगर प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए भी आपको क्रेडिट सेल के अंदर जाना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी को ये नीड होती है कि उसे दिखाना है कि उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और कैश सेल में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट सेल में आप कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे जो सामान खरीद रहा है उसके पास पैसे नहीं है, तो वो आपसे उधार खरीद सकता है, आप उसको बोल सकते हो कि आप उधार ले लीजिए, बाद में पैसे दे देना। उसको पैसे देने की वही झंझट नहीं है एकदम से, वो अपने जो भी आपने आपस में डिसाइड करा है पैसे कब दिए जाएंगे, किस तरीके से दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग पैसा देगा। लेकिन हमें मालूम है कि जिस टाइम सेल हुई है हम उसी टाइम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो आपके लिए तो वो क्रेडिट सेल हो ही गई, तो इससे आपका प्रॉफिट तो अकाउंट्स में बढ़ जाएगा, बेशक आपके पास पैसा अभी नहीं आया है। देन आपको जो है, अगर मान लीजिए कंपटीशन है बहुत ज्यादा और कंपटीशन को आपको बीट करना है, उसे हराना है, तो आपको क्रेडिट सेल करनी ही पड़ेगी। अगर ये शर्त रखोगे आप कि नहीं हम सिर्फ कैश में बेचेंगे, तो आपका जो भी परचेजर है वो चला जाएगा आपके कॉम्पिटिटर के पास जो क्रेडिट में बेचने के लिए तैयार है। तो अगर आपको कंपटीशन से लड़ना है तो उसके लिए भी आपको जो है क्रेडिट सेल्स की तरफ जाना ही पड़ता है। नाउ ये तो हो गई बात कि आपके फायदे होते हैं भी, काफी सारे सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ती है, कंपटीशन से आप लड़ सकते हो, ठीक है, आपकी फर्म ग्रो करती है। लेकिन इसके साथ बहुत सारी लागतें भी जुड़ी होती है रिसीवेबल के साथ। ऐसा नहीं है कि उधार में बेच दिया तो फायदा ही फायदा है, बहुत सारी लागत आती है आपको। जैसे एक कॉस्ट होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है कि आपने उधार बेचा है, ठीक है, आप उसको उधार आप ऐसे ही नहीं बेचते हो आंख बंद करके, उसके लिए प्रॉपर एक पॉलिसी बनाते हो। आप कितना उधार, पहले तो आप यही डिसाइड करते हो कि उधार बेचना है कि नहीं, आपने डिसाइड किया हाँ बेचना है, फिर आप डिसाइड करते हो कि कितना उधार बेचना है, किस स्तर तक आप ये मतलब उधार वाला जो है ना करोगे भी, इतनी यूनिट हम उधार में दे सकते हैं या इतने पैसे का हम उधार में दे सकते हैं। फिर आप डिसाइड करते हो कि किसको उधार देना है, ठीक है, भाई कौन है भाई कैसे आप डिसाइड करोगे कि किसको उधार दोगे? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे या उनकी मार्केट में रेपुटेशन देखोगे, कैसे डिसाइड करोगे? फिर आप देखते हो कि जो भी आपने उधार दिया है वो कितने दिनों के लिए देना है, ठीक है, 30 दिन का टाइम देना है, 2 महीने का देना है, 6 महीने का देना है, कितने दिन का टाइम देना है उधार चुकाने के लिए आपको सामने वाले को। फिर आप ये देखोगे कि ये जो उधार दिया है आपने, इसको वापस लेने के लिए आपको क्या क्या तरीके अपनाने हैं, कि जब अगर मान लीजिए उधार को वापस नहीं देता है सामने वाला, तो आप क्या करोगे उसका। तो बहुत सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होती है, पूरी पॉलिसी बनानी होती है आपको, और पॉलिसी बनाने के लिए चाहिए होते हैं लोग।
ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिपार्टमेंट चाहिए होता है पूरा का पूरा, क्रेडिट डिपार्टमेंट, उसमें काफी सारे लोगों को आपको जॉब देनी पड़ती है, जॉब दोगे तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी आपको, डिपार्टमेंट होगा तो उसमें स्टेशनरी भी लगेगी, सारी चीजें लगेंगी आपकी, एसी वेसी सब, मतलब सब खर्चा होगा आपका प्रॉपर। और ऊपर से आप किसे क्रेडिट देना है इसका फाइंड आउट करने के लिए आप जो है लोगों की इंफॉर्मेशन निकालोगे, भाई इसको हम उधार दे भी सकते हैं, यानी इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, इसने पहले उधार लिया था तो वहां चुकाया था या नहीं चुकाया था, इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी आपको जो है वहां पे काफी सारे खर्चे करने पड़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसके साथ जुड़ी हुई होती है। देन इसके साथ एक कैपिटल कॉस्ट भी जुड़ी हुई होती है। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, कि आपका जो साइकिल होती है आपकी प्रोडक्शन साइकिल, तो आपने गुड्स बनाए और उनको बेचा, ठीक है, आपने मान लीजिए उधार में बेचा, ये जो सेल करी है आपने उधार में, इनसे पैसा रिसीव करने के बीच में एक टाइम पीरियड है, एक लैग है, क्योंकि उधार में बेचा है, मान लीजिए आपने सामने वाले को 30 दिन का टाइम दिया है कि वो 30 दिन के बाद पेमेंट करेगा, तो 30 दिन तक आपका काम कैसे चलेगा, आपको भी तो पैसा चाहिए, आपके अपने भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी देनी होगी, वेजेस देनी होगी, आपको नए प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, या मान लीजिए आप सिर्फ सेल करने का काम करते हैं तो आपको अपना स्टॉक में नया माल लेके आना पड़ेगा, तो आपके खुद के भी खर्चे, तो 30 दिन तक आपका कैसे काम चलेगा। तो ये यहाँ तक जो आपको पैसा अरेंज करके रखना पड़ता है, चाहे आप ये पैसा बाहर से उधार लो, चाहे आप ये पैसा अपनी जो रिटेन्ड अर्निंग है उसमें से लो, ठीक है, कहीं से भी लो, तो इस पैसे को लेने के लिए आपको भी एक लागत देनी पड़ती है। अगर बाहर से उठाओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर रिटेन अर्निंग में से पैसा निकालोगे तो उसकी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी हम काफी बार कर चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिटेन अर्निंग का पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते थे, पर अब आपको इसको अपनी जरूरत के लिए लगाना पड़ रहा है, तो जो बेनिफिट आपका चला गया, जो आप इंटरेस्ट कमा सकते थे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो चाहे आप अपना खुद का पैसा जो आपने बचा के रखा है वो इस टाइम पे यूज करो, चाहे बाहर से उधार लो, आपको एक लागत आएगी इसके ऊपर, इसको बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट। देन इसके अलावा आपकी एक कॉस्ट होती है कलेक्शन की कॉस्ट। आपने उधार में माल बेच तो दिया, पर अब आपको पैसा कलेक्ट भी करना पड़ेगा डेटर्स से। अब आप डेटर्स से पैसा कैसे कलेक्ट करोगे, ठीक है, मान लीजिए क्रेडिट पीरियड आपका एक्सपायर हो गया, 30 दिन का टाइम दिया था आपने, 30 दिन आपके खत्म हो चुके हैं, तो सामने वाले से पैसा भी तो निकलवाना है, उसको निकलवाने के लिए आपको बार बार, मान लीजिए वो नहीं दे रहा है तो उसको आपको रिमाइंडर भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप टाइम पीरियड उसको कह रहे हो चलो मैं तुमको 15 दिन का टाइम और दे रहा हूँ, तुम एक्सटेंड कर देते हो टाइम, तो इन 15 दिन के लिए भी तुम्हें अपना खर्चा चलाना है, तब आपकी कॉस्ट आएगी। मान लीजिए आप कोई और तरीका अपनाते हो, लीगल तरीका अपनाते हो, तो उसमें भी आपकी फीस लगेगी, तो कलेक्शन करने में भी आपकी लागत आती है उन लोगों से। फिर एक होती है डिफॉल्ट कॉस्ट। डिफॉल्ट कॉस्ट तो आपको अच्छे से मालूम होगी, बैड डेट बोलते हैं हम इसको। हर कोई आपका जो डेटर है, जो आपका रिसीवेबल है, वो आपको पैसा नहीं चुकाता है हमेशा, कई बार वो दिवालिया हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, तो जिनको हम बोलते हैं बैड डेट्स। ये जो बैड डेट होती हैं ये हमारे लिए डिफॉल्ट कॉस्ट होती है, क्योंकि ये लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं पेमेंट से। तो ये 4 तरीके की कॉस्ट आती है हमारी रिसीवेबल से रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि भाई इतनी सारी कॉस्ट है, जब बेनिफिट है, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी और कंपटीशन से आप लड़ पाओगे, लेकिन इतनी सारी लागत भी तो है, तो फिर हम उधार में क्यों बेचे। उधार में बेचना अच्छा है क्योंकि आपको, जैसे कि मैंने बताया, सेल बढ़ानी है तो उधार में बेचना ही पड़ेगा, कोई उसमें वो नहीं है। बिजनेस एक लेवल तक ही आप कैश में कर सकते हो, उसके बाद उधार भी चलता है, वो अगर बड़ा करना है उसे तो बड़े लेवल पे लेके जाना है। आपको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। आप ट्रेड ऑफ का मतलब है आपको ये एक डिसाइड करनी पड़ेगी लिमिट कि कहां तक आप क्रेडिट सेल करने के लिए तैयार हो। इसका फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल करने से जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, वो जब तक एक एक्स्ट्रा यूनिट उधार में बेचने की जो कॉस्ट आएगी, लागत आएगी, या क्रेडिट सेल की जो लागत आएगी, उसके बराबर तक आ जाए, तब तक आप क्रेडिट सेल कर सकते हो, ठीक है। कहने का क्या मतलब है
कि मान लीजिए आप क्रेडिट सेल जो भी कर रहे हो, आपकी सेल बढ़ रही है या हर तरीके का जो बेनिफिट है, जब तक वो बेनिफिट उस क्रेडिट सेल की लागत से ज्यादा है तब तक तो करो ही करो, ठीक है। पर किस लेवल तक आपको उस क्रेडिट सेल को बढ़ाना है, उस लेवल तक जब तक कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना जाए। तो मान लीजिए कि आपको जो बेनिफिट हो रहा है उधार सेल से वो 50,000 रुपए का हो रहा है और आपकी जो लागत आ रही है वो अभी तक 10,000 रुपए की आ रही है, तो सीधी सी बात है आप आराम से अभी भी क्रेडिट सेल कर सकते हो, बल्कि और बढ़ा सकते हो। क्योंकि मान लीजिए आपने थोड़ी और क्रेडिट सेल बढ़ा दी, ठीक है, लागत मान लीजिए यहाँ पे हो गई 30,000 और बेनिफिट आपका हो गया मान लीजिए 60,000, ठीक है। तो यहाँ 40,000 का बेनिफिट था आपका, यहाँ पे आपका 30,000 का हो गया, लेकिन अभी भी क्रेडिट सेल कर सकते हो क्योंकि 30,000 का अभी भी फायदा हो रहा है, ज्यादा ही है, ठीक है। मान लीजिए और आपने क्रेडिट सेल बढ़ा दी तो ये हो गया आपका 70,000 और अब यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई मान लीजिए 60,000, ठीक है, क्रेडिट सेल करने की। अभी भी 10,000 का आपका फायदा ही है, क्रेडिट सेल कर सकते हो। फिर मान लीजिए आपने और अपनी उधार थोड़े और लोगों को बेच दिया, उधार से और बढ़ा दिया, 80,000 हो गई और अब इसकी लागत भी 80,000 हो गई, दोनों बराबर आ गई, लागत भी और उसकी उससे होने वाला फायदा भी। इस लेवल के बाद, इस पॉइंट के बाद अगर आपने अपनी उधार सेल जारी रखी तो आपको होगा नुकसान, क्योंकि मान लो मैंने और उधार बेच दिया, 90,000 का मेरे को उधार से मेरे को बेनिफिट हो रहा है, सेल बढ़ गई 10,000 यूनिट की और 10,000 का और प्रॉफिट मेरे को आ गया उधार बेचने की वजह से, लेकिन अब मेरी लागत हो गई 1 लाख। तो भले ही मुझे 90,000 का फायदा मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट 90,000 हो गया, ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, मेरी लागत उससे भी ज्यादा हो गई, तो मेरे को सीधा सीधा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो जिस लेवल तक आपको क्रेडिट सेल से जो फायदा मिल रहा है वो आपकी जो लागत है उसके बराबर रहता है, उस लेवल तक आप बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं आप यहां तक लेके आओ, ठीक है। आप यहां भी रोक सकते हो, आप यहां भी रोक सकते हो, आप यहां भी रोक सकते हो, वो आपकी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन इस लेवल तक फिर भी आप खींच सकते हो जहां उधार बेचने से होने वाला फायदा उससे होने वाली लागत के बराबर है, क्योंकि आपको यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है कोई भी, ठीक है, लागत आ रही है लेकिन फायदा भी आपको मिल रहा है। इस पॉइंट के बाद अगर आप उधार सेल बढ़ाओगे तो आपको नुकसान ही नुकसान है, तो यहां तक आप उसको लेके आ सकते हो, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ पॉइंट, ठीक है। यहां पे आपकी जो सेल होती है वो ऑप्टिमम लेवल की होती है, ओके। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से इन सभी स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहला होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। आपको एक क्रेडिट पॉलिसी बनानी होती है जो आपकी फर्म के लिए ऑप्टिमम है, बेस्ट है आपकी फर्म के लिए, ठीक है। क्लियर पॉलिसी आपको चाहिए होती है, आपको उधार बेचना है या नहीं बेचना है। बेचना है तो फिर उस पर आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको किसको उधार देना है, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। प्रॉपर पॉलिसी आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलनी है, कितना उधार देना है, कितने टाइम के लिए उधार देना है, ये सारी चीजें पॉलिसी के अंदर आती हैं। आप एक प्रॉपर पॉलिसी बना के चलोगे तो आपको फायदा है, क्योंकि पॉलिसी बनाने से आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो है ना कितना कहाँ पे किस लेवल पे आपको रुक जाना है उधार बेचने से जहां पे आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो पॉलिसी के अंदर जो चीजें हम डिसाइड करते हैं, सबसे पहले तो ये है आपकी क्रेडिट स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं हम। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये आपके खुद के लिए होते हैं, ये कंपनी के लिए होते हैं, अपने खुद के लिए वो स्टैंडर्ड बनाती है कि क्राइटेरिया बनाती है, ठीक है, कि उसको जिसके आधार पे उसको जो है कस्टमर्स को उधार में बेचना है, ठीक है। और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन लेती है कि किन कस्टमर को उसको उधार देना है और किसको उनको नहीं देना है। ये स्टैंडर्ड काफी चीजों के ऊपर आधारित हो सकते हैं, जैसे जो भी कस्टमर है आपका उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है,
ठीक है, क्रेडिट रेटिंग आपको मिलती है। अगर मान लीजिए आपने उधार ले रखा है, आप अगर उधार टाइम पे चुकाते हो तो आपकी रेटिंग ज्यादा होती है, तो आप क्रेडिट रेटिंग के आधार पे डिसाइड कर सकते हो। आप सामने वाले ने, कस्टमर ने आपको कोई एसेट गिरवी अगर वो रख रहा है तो किस टाइप की एसेट गिरवी रख रहा है नहीं रख रहा है, इस आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या रहेगा आपका, कितनी जल्दी वो चुका देगा, वो उस पे आप, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो। सो क्रेडिट स्टैंडर्ड आपकी कंपनी के लिए खुद के ऊपर होते हैं, क्योंकि उसको खुद का डिसीजन लेना होता है कि उसको किसको उधार देना है और कितना उधार देना है। अब ये जो डिसीजन लिया जाता है ये कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे दिया जाता है। कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, किसी चीज को इस बात के पे या इस आधार पे एनालाइज करना कि उसकी लागत कितनी है और उससे होने वाला फायदा कितना है। ऊपर जो मैंने आपको ट्रेड ऑफ बताया, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि उस चीज से होने वाला फायदा और उस चीज से होने वाली लागत वो एक दूसरे के अनुपात में कितने हैं। तो अगर आपको फायदा ज्यादा दिख रहा है लागत से तो आप वो चीज करेंगे, अगर आपको लागत ज्यादा दिख रही है फायदे से तो आप उस चीज को नहीं करेंगे। तो ये कंपनी खुद के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। दूसरी चीज होती है आपकी क्रेडिट एनालिसिस। अब जिस बेसिस के ऊपर आप स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो वो चीजें क्रेडिट एनालिसिस के अंदर आती हैं। क्रेडिट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को डिसाइड करते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब क्या ये इंसान जो, या क्या ये कस्टमर जो है ये इस लायक है या वर्दी है कि हम इसको उधार माल बेचें। ये चीज आप डिसाइड करते हो सामने वाले की क्रेडिट वर्दीनेस के अंदर। ओके, नाउ क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप किस बेसिस पे एनालाइज करोगे कि उधार देना है कि नहीं देना। ठीक है, सबसे पहले आपको करनी होती है ऑब्टेन क्रेडिट इंफॉर्मेशन, सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है क्रेडिट से रिलेटेड। और दूसरी चीज जो आपको करनी होती है वो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन, हर एक कस्टमर के बारे में जो भी आपसे उधार परचेज करने के लिए अपील करता है, या फिर आपकी जो भी कस्टमर है और आपको वैसे ही देखना है कि ये मेरे कस्टमर्स की लिस्ट है, इसमें से अगर मैं उधार अगर बेचने की बारी आई तो मैं किसको उधार बेच सकती हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इनके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जरूरी नहीं है हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, यहाँ भी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आ जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत पंगे करने पड़ रहे हैं और उसके लिए आपको बहुत लागत आ रही है और उससे होने वाला फायदा इतना ज्यादा नहीं है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। ठीक है, लेकिन अगर आपको फायदा ज्यादा दिख रहा है और लागत उसके मुकाबले कम है तो फिर आप उसकी जरूर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये दो सोर्सेज से आप निकाल सकते हो, इंटरनल सोर्सेज से भी आप निकाल सकते हो और आप इसको एक्सटर्नल सोर्सेज से भी निकाल सकते हो। तो इंटरनल जो कंपनी के अंदर होते हैं, मौजूद होते हैं कंपनी के पास क्या हथियार होते हैं कि वो क्या कर सकती है, कस्टमर से खुद ही कह दे कि अपने डिटेल भर के दे दो। ठीक है, आपकी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसके बारे में आप अपनी डिटेल भर के दे दीजिए। आपने किसी और से जो उधार ले रखा था, आपके जो क्रेडिटर्स थे, उसको आपने कब पैसा चुकाया, कितना उधार था आपका, इस तरीके की जो डिटेल है आप खुद भर के दे दो, कस्टमर आपको खुद ही दे देगा। ये तो होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, जहां पे आप दूसरी जो फर्म से या दूसरे कहीं और से उसने पैसा ले रखा था, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल सोर्सेज में जैसे मान लीजिए बैंक है, तो बैंक का रेफरेंस आप ले सकते हो। बैंक आपको कस्टमर के बारे में बताएगा कि इस कस्टमर ने लोन किसी से लिया हुआ था तो कैसे उसने चुकाया। ठीक है, तो उसके बेसिकली उसके बैंक से आप उसके बारे में जानकारी मांगते हो। उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख सकते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप निकलवा सकते हो, उसको देख सकते हो। या फिर आप ट्रेड रेफरेंस ले सकते हो। ट्रेड रेफरेंस क्या होते हैं, जैसे बैंक रेफरेंस होता है कि आप बैंक से पता करते हो उस पर्सन के, ठीक है, कि इसने कितना उधार लिया था, कभी कैसे चुकाया था, कितने दिन में चुकाया था। ट्रेड रेफरेंस होते हैं कि आप क्या करते हो, ये जो पर्सन है जो आपसे उधार मान लीजिए खरीदना चाहता है, ये जिन लोगों के साथ काम करता है उनसे आप इसके बारे में जानकारी निकालो कि भाई इसकी क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, अगर हम इसको उधार में बेचते हैं तो क्या ये पैसा टाइम पे चुका देगा, क्या ये ईमानदार है, इस तरीके की आप इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो।
या फिर आप जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, काफी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो क्रेडिट रेटिंग देती है बिजनेसेस को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, इस पर्सन ने अपना जो क्रेडिट है, उधार है, वो टाइम पे चुकाया था या नहीं चुकाया था, कितने दिन में चुकाया था, वगैरह वगैरह। और ये अपनी रिपोर्ट जो है छापती रहती है। तो आप इन रिपोर्ट्स की मदद से आप उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, या फिर बाजार की रिपोर्ट के अंदर निकाल सकते हो। ठीक है, तो काफी तरीके से आप इनकी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की बात। आसानी से मिल रही तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लागत इसके फायदे से ज्यादा है तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब इन्फॉर्मेशन मान लीजिए आपने कलेक्ट कर ली, उसके बाद बारी आती है उसको एनालाइज करने की, उसको समझने की। दो तरीके से आप उसको समझ सकते हो। किसी भी इंफॉर्मेशन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, आई थिंक संख्यात्मक और गुणात्मक। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट उसके बेसिस पे होता है। भाई कस्टमर के पास्ट रिकॉर्ड, उसके अकाउंट, उसकी कितने टाइम पे उसने, उसका एवरेज पेमेंट पीरियड क्या था, कितने टाइम में उसने पेमेंट कर दी थी अपने बाकी के क्रेडिटर्स को, वगैरह वगैरह, मतलब आंकड़े जो होते हैं क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट जो होता है वो होता है कि इस पर्सन की पब्लिक इमेज कैसी है। ठीक है, आपने ट्रेड रेफरेंसेस से बात करी तो उनके दिमाग में इसकी मतलब क्या इज्जत है इसकी बाजार में, क्या इमेज है इसकी, ठीक है, और क्या इसकी विलिंगनेस है, मतलब क्या ये आपको ऐसे शो कर रहा है कि ये क्रेडिट को पे कर देगा जब आपने उससे बात करी। तो वो चीजें जो आप क्वांटिटेटिवली नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, इसकी रेपुटेशन, इसकी इमेज, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा, आपसे जब इसने बात करी तो आपको कैसा लग रहा था, तो ये जो चीजें होती है ये क्वालिटेटिव में जाती है। जब आप एनालाइज करते हो इन्फॉर्मेशन को तब इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के करते हो। क्वांटिटेटिव का ऑब्वियसली ज्यादा महत्व होता है बिजनेस के अंदर, लेकिन क्वालिटेटिव उसको सप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, उसको सपोर्ट कर सकता है डिसीजन लेने में। तो ये दो टाइप की आपको एनालिसिस यहाँ पे करने होते हैं। ओके, एनालिसिस करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें क्रेडिट की, हमने सारा एनालाइज कर लिया, इंफॉर्मेशन वगैरह सब निकाल ली। अब हमें करना होता है सेकंड जो हमारा स्टेप है क्रेडिट पॉलिसी बनाने के बाद, ठीक है, वो है क्रेडिट की टर्म्स डिसाइड करना। पॉलिसी में तो मोटी मोटी चीजें आती हैं, क्रेडिट की टर्म्स जो होती हैं आपने पॉलिसी में डिसाइड कर दिया कि हम क्रेडिट देंगे, आपने उसके अंदर इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके भी हाँ इतने इतने के लिए दी जाएगी, हम 3 से 6 महीने के लिए दे सकते हैं क्रेडिट वगैरह वगैरह, आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, मोटी मोटी चीजें आपने पॉलिसी में डिसाइड कर ली। अब बारी आती है डिटेल्स की, अब बारी आती है शर्तों की। ठीक है, कैसे आप दोगे। तो क्रेडिट टर्म्स के अंदर जो होता है आपकी 3 चीजें हम देखते हैं। एक होता है आपका क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम के लिए आप उधार माल बेच रहे हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 30 दिन के लिए बेच रहे हो, क्रेडिट पीरियड आपका 30 दिन है, तो इसका मतलब होता है कि 30 दिन खत्म होने के बाद कस्टमर आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम जो लिखते हैं ये ध्यान रखिएगा, क्रेडिट पीरियड को हम लिखते हैं नेट, मान लीजिए 30 दिन के लिए तो नेट 30, ये भाई 30 दिन का टाइम है, नेट 30, इसके बाद कस्टमर को पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट 30 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 40 दिन का टाइम है तो नेट 40, 45 दिन का है तो नेट 45, इस तरीके से। दूसरी चीज होती है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर को ये कहते हो कि अगर जितने भी क्रेडिट पीरियड उसको दिया गया है उससे पहले अगर वो चुका देता है कैश में तो उसको कुछ डिस्काउंट आप दोगे जल्दी पैसा चुकाने का। जैसे मान लीजिए क्रेडिट पीरियड 30 दिन का था, आपने मान लीजिए उसके सामने ये कहा है कि तुम 10 दिन में ही पैसा चुका दोगे तो तुमको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो जो वो डिस्काउंट जो दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। टाइमली पेमेंट या टाइम से पहले पेमेंट करने के लिए आप कस्टमर को जब लुभाते हो कि कैश डिस्काउंट देकर, उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसकी पीरियड की कि कैश डिस्काउंट का पीरियड कितना होगा। जैसे मान लीजिए कैश डिस्काउंट आपने 2% का रख दिया। ठीक है, कैश डिस्काउंट पीरियड का मतलब है कितने टाइम पीरियड में पेमेंट देने के लिए आप उसको डिस्काउंट दोगे।
तो हम यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने जो भी गुड्स बेचे थे उसके लिए आपने क्रेडिट पीरियड दिया है 30 दिन का, नेट 30, कि 30 दिन के अंदर आपको उधार चुकाना ही चुकाना है, मतलब 30 दिन होते ही उसके बाद कैश डिस्काउंट आप बोल रहे हो कि तुमको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और मान लीजिए तुमने ये कह दिया कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो कैश डिस्काउंट हो गया, मान लीजिए का पीरियड हो गया 10 दिन, ठीक है। अगर 10 दिन में ही पेमेंट कर दोगे तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये चीज आपने उसको बोल दी कि तुम्हारा क्रेडिट पीरियड कितना है, 30 दिन का है, तो 30 दिन के बाद तो तुमको देना ही देना है, ठीक है। 30 दिन तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, 30 दिन के बाद पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद तो करनी ही है। लेकिन अगर तुम 10 दिन में ही कर दो तो तुम्हें 2% का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब 2% तुम कम पैसा दे देना, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे है, इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए जो डिस्काउंट की रेट है वो पहले डाली जाती है 2, फिर उसके बाद एक स्लैश लगाते हैं हम ओब्लिक, फिर लिखते हैं कैश डिस्काउंट का पीरियड, इस केस में 10 दिन का है तो 10, फिर लिखते हैं अपना क्रेडिट पीरियड जो है नेट 30, ठीक है। तो 2/10 नेट 30, इसको पढ़ने का क्या तरीका है कि आपने 2% का कैश डिस्काउंट दिया है अगर सामने वाला 10 दिन में पेमेंट कर दे, लेकिन वैसे उसका क्रेडिट पीरियड जो है वो 30 दिन का है, तो 30 दिन तक उसको वैसे पेमेंट करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। बस आपने उसको जल्दी पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर कराया, लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो ना ले, तो ये चीज होती है आपकी। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं अच्छे से आप ध्यान कर लेंगे। ओके, ये हो गई टर्म्स। टर्म्स जो भी होती हैं वो भी आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे ही सारी अपनी डिसाइड करनी होती है ध्यान से। उसके बाद आती है आपकी कलेक्शन पॉलिसी, ठीक है। हमें उधार देना है, टाइम पीरियड वगैरह सब डिसाइड हो गया, कैश डिस्काउंट अगर देना है तो कितना, उसका भी पीरियड वगैरह आपने डिसाइड कर दिया, पर पैसा कलेक्ट कैसे करोगे आप, तो उसके लिए कलेक्शन पॉलिसी आपको बनानी पड़ती है कि आप जो है लिबरल रहोगे, ठीक है, या स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाओगे। लिबरल का मतलब है आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी दे सकते हो सामने वाले को, उसकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और स्ट्रिक्ट का मतलब है नहीं, इतने दिन के बाद देने तो इतने दिन के बाद आपको कलेक्ट करना ही करना है, चाहे उसके लिए आपको किसी को हायर करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको केस करना पड़े। तो यहाँ पे आप कलेक्शन की पॉलिसी डिसाइड करते हो कि किस तरीके से आप कलेक्शन करोगे। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कलेक्शन जब भी आप करते हो तो उसमें भी आपकी लागत आती है। अगर आप लिबरल होके कलेक्शन करते हो, मतलब आप सामने वाले ने आपसे रिक्वेस्ट करी तो आपने 15 दिन का टाइम और दे दिया, ये 15 दिन भी तो आपको अपना काम चलाना पड़ेगा, तो आपको पैसा कहीं से लाना पड़ेगा, तो वही बात है, लागत आएगी आपकी, ठीक है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी कलेक्शन की पॉलिसी को डिसाइड करना होता है। और कलेक्शन की पॉलिसी में ध्यान रखिएगा, एकदम से आप स्ट्रिक्ट मेथड की तरफ नहीं जाते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, रिमाइंडर्स डालते हो। आपने लेटर के थ्रू रिमाइंडर डाला, टेलीफोन के थ्रू डाला, खुद जाके बताया, ठीक है। जब ये सारी चीजें काम नहीं करती तब आप लीगल ऑप्शन के ऊपर जाते हो, क्योंकि एकदम से आप लीगल पे नहीं जाते, क्योंकि आपको बिजनेस करना होता है, उसी मार्केट में आपको रहना होता है। सो शुरुआत में आप थोड़ा सा रिमाइंडर डालते हुए चलते हो। आई थिंक कोई टाइम पीरियड भी होगा कि आपको इतने दिन का रिमाइंडर डालना होगा, इस तरीके से। फोर्थ आता है कलेक्शन के बाद इवेल्युएट करना हमारी क्रेडिट पॉलिसी को, कि हमने जो इतनी सारी क्रेडिट पॉलिसी बनाई है उधार को लेकर, ये हमारे लिए कुछ फायदेमंद भी साबित हुई है या नहीं साबित हुई है। हम जो उधार बेच रहे हैं वो जितना हमने डिसाइड करा है कि हमें इतना उधार बेचना है, और जो हमने डिसाइड करा है कि हमारा जो है इतने टाइम पीरियड का जो है ना क्रेडिट पीरियड देना है, सामने वाले को टाइम देना है, ये सारा हमारे लिए फायदेमंद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नुकसान आ रहा है, इसको निकालने के लिए हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं उसको। तो इवैल्यूएट हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डेटर टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाले में हमने किया हुआ है, ठीक है। डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी डेटर से पैसा रिकवर करते हो, ठीक है। जितना छोटा ये रेशियो आएगा उसका मतलब है आपका कलेक्शन जो है ना उतना ही जल्दी हो रहा है। एक होता है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, जहां टाइम पीरियड निकलता है, यहाँ आपका टाइम पीरियड निकलता है, कितने पीरियड में, कितने टाइम में, कितने महीनों में, कितने दिनों में आपको पेमेंट रिसीव हो गई है। तो इन दोनों की मदद लेते हैं। डेटर कलेक्शन टर्नओवर रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका नेट क्रेडिट सेल्स,
डिवाइडेड बाई जो भी आपका एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज BR, ठीक है। और कलेक्शन पीरियड होता है आपका जो भी आपका मंथ, अगर मंथ में या फिर डेज में, ठीक है, आप लेते हो और नीचे डाल देते हो आपका जो भी आपका डेटर टर्नओवर रेशियो आया है। वो सिंपल तरीका है, वैसे तो इसको निकालने के 3 फॉर्मूले हैं अलग अलग, वो आप रेशियो वाले चैप्टर में जाके देख सकते हो, हमने किया हुआ है सारा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका डेटर टर्नओवर रेशियो है, डेटर टर्नओवर रेशियो अगर मान लीजिए आपका आता है 6, ठीक है, तो 6 का क्या मतलब होता है, अगर हम इसको इस फॉर्मूले में डालें, मंथ में अगर आपको निकालना है तो 12 महीने होते हैं साल में, बट इनमें डेटा टर्नओवर रेशियो आया है 6, तो इसका मतलब ये रहेगा 6 दूनी 12 के 2 महीने में आप अपना जो पैसा है वो रिसीव कर लेते हो आपके कस्टमर से, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए आता है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो उसका मतलब हो जाएगा 4 महीने में आप रिसीव कर लेते हो। तो इस हिसाब से आप अपना निकाल सकते हो कि 6 आई थिंक इसका ऑप्टिमम होता है, ठीक है। ऑप्टिमम लेवल जो होता है वो आप रेशियो वाले चैप्टर में जाके आराम से देख लीजिएगा यहाँ पे। सो इस तरीके से जो है आप क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करते हो कि हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है, सही आ रहा, अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब कितनी जल्दी हम अपनी डेटा से पैसा रिकवर कर सकते हैं। और उसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड में, ठीक है। ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी में कोई ना कोई फॉल्ट ही है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आपको अपने डेटर से पैसा लेने में लगेगा, उतने देर के लिए आपको अपना काम चलाने के लिए पैसा कहीं और से लेना पड़ेगा और उसकी लागत फिर आपको देनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो होती है इवैल्यूएशन के अंदर, एक बोलते हैं हम एवरेज शेड्यूल बनाते हैं हम, एजिंग शेड्यूल, सॉरी एवरेज शेड्यूल नहीं, एजिंग शेड्यूल ऑफ रिसीवेबल्स। एजिंग शेड्यूल में क्या होता है, इसमें हम एक टेबल से बनाते हैं और उस टेबल की मदद से हम देखते हैं कि हमारा कितना डेट कितने टाइम पीरियड के अंदर पड़ता है, ठीक है। जैसे हम टेबल बना सकते हैं कि 0 से 30 दिन की टाइम पीरियड हमने किसको दिया हुआ है, कौन से डेट की दिया हुआ है, ठीक है। 31 से 45 दिन का टाइम हमने कितने लोगों को दे रखा है, 46 से 50 दिन का टाइम हमने कितने लोगों को दे रखा है। तो बेसिकली आप ये देखते हो कि आपके जो रिसीवेबल्स है या डेटर्स है उसकी एज कितनी है, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लिख देती हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट्स लिख रही हूँ मैं। नंबर ऑफ अकाउंट का मतलब है कि कितने कस्टमर्स को आपने उधार दे रखा है 30 दिन तक का, किसी को 15 का, किसी को 10 का, किसी को 20 का, किसी को 30 का, लेकिन 30 दिन तक का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 125 के 125 ऐसे कस्टमर है जिनको 0 से 30 दिन का आपने टाइम पीरियड, क्रेडिट पीरियड जो है वो दे रखा है, ठीक है। और मान लीजिए 31 से 45 का आपने दे रखा है 150 को और 46 से 60 का आपने दे रखा है 52 लोगों को, ठीक है। अमाउंट लिखते हैं हम कि हर एक मतलब टाइम पीरियड के अंदर जो अमाउंट आपकी फंसी हुई है। तो मान लीजिए 125 कस्टमर्स को जिनको आपने 0 से 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रखा है, टोटल अमाउंट इनसे आपको जो रिकवर करनी है वो करनी है 2,40,000। 150 वालों से करनी है 1,50,000, सॉरी 1,20,000 और 52 वालों से करनी है टोटल 75,000, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है परसेंटेज की फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, इनका टोटल कर लेंगे हम यहाँ पे, उसके मुकाबले इनका परसेंटेज कितना है नंबर ऑफ अकाउंट्स का, और जो परसेंटेज अमाउंट का कितना है टोटल के मुकाबले, ये चीज हमें थोड़ी निकालनी पड़ेगी। तो 125 प्लस 150 प्लस 52 ये बनता है 327। अमाउंट निकाल लेते हैं, तो ये बनती है आपकी 4,35,000। तो आप देखते हैं परसेंटेज में कितना पैसा हमारा कितने अकाउंट्स के अंदर रखा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट्स का ही परसेंटेज निकालते हैं कि ये जो 125 कस्टमर हैं जिनको आपने 0 से 30 दिन का टाइम दे रखा है, ये टोटल के मुकाबले कितने परसेंटेज है, ठीक है। तो ये आपके है 38%, 38.22 कुछ परसेंट आएगा। हम एक बार वैसे देख लेते हैं, 38% मान के चल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। दूसरे जो है आपके 150 अकाउंट, वो टोटल के मुकाबले हैं 46%, और जो तीसरे हैं
ये है 16%। ठीक है, अमाउंट का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो 2,40,000 रुपए जो आपके 0 से 30 दिन तक के लिए फंसे हुए हैं वो टोटल के हैं 55%, और 1,20,000 ये है 27%, और ये है 17%। ठीक है, तो इनका टोटल कुछ 44% बनेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, क्या निकाला है हमने, इससे हमें ये पता चलेगा कि हम उधार देते हैं 3 उसके अंदर, कि हम कुछ को 30 दिन का टाइम देते हैं, कुछ को हमने 45 दिन का दिया हुआ है, कुछ को हमने 50 दिन का टाइम दिया हुआ है। जिनको हमने 30 दिन का टाइम दिया हुआ है वो हमारे टोटल जो उधार जिनको हम बेचते हैं उसका 38% है, यानी 38% लोगों को हम 30 दिन का टाइम देते हैं। लेकिन जिनको 30 दिन तक जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो टोटल जो आपकी उधारी है उसका 55% फंसा हुआ है। ठीक है, मतलब ज्यादातर पैसा आपका जो आपको मिलना बाकी है उसके लिए आपने वो 30 दिन के लिए ही आपका स्टक है, 30 दिन में आपको मिल जाएगा आराम से 55%, और 44% जो है वो आपका फंसा हुआ है जिसको आपने 30 दिन से ज्यादा का उधार दे रखा है, 44%। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रेशो के अकॉर्डिंग कि कितने परसेंट लोग हैं टोटल में से जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है जहां पे हमारा पैसा फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ऐसे हैं 62%, ठीक है, जिनको हमने 30 दिन से ज्यादा का उधार माल बेच रखा है, लेकिन इनसे जो पैसा टोटल हमें रिकवर करना है वो टोटल पैसे का सिर्फ 44% है। तो इस तरीके से आप खुद की पॉलिसी को एनालाइज कर लेते हो। अगर मान लीजिए ये 44 की बजाय 64 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता, आपने अपने ज्यादातर पैसे को 30 दिन से ज्यादा के लिए फंसा दिया। रिवाइज करनी पड़ेगी आपको अपनी पॉलिसी। ठीक है, ये भी यहाँ पे भी आप रिवाइज कर सकते हो कि 44% पैसा हमारा 30 दिन से ज्यादा के लिए फंसा हुआ है, तो इसको कम भी किया जा सकता है या नहीं, क्या हम इसको कम करना चाहिए। तो इस तरीके के आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, और इससे आपको ये पता चलता है कि जितने भी आपके कस्टमर हैं उनमें से कुछ लोगों को ही आप 30 दिन तक का उधार दे रहे हो और ज्यादातर को आप 30 दिन से ज्यादा का उधार दे रहे हो। इसमें सुधार करने की जरूरत है। ज्यादा लोगों को आप ज्यादा दिन का उधार क्यों दे रहे हो, कम दिन का उधार देना चाहिए आपको, ज्यादातर को, मैक्सिमम को। ठीक है, कुछ ही कस्टमर ऐसे हो जिनको आप बहुत लंबा टाइम पीरियड दो कि भी तुम 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद दे देना। नॉर्मल जो अपना रखो वो 1 महीने का उधार ठीक रहता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिन के लिए पैसा आपका नहीं तो फंसा रहेगा। तो इस तरीके से आप एजिंग शेड्यूल भी बना सकते हो रिसीवेबल्स का। अब बारी आती है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। हमने ऊपर जो भी देखा है वो प्रैक्टिकल्स में करते हैं। आप कैसे होगा, फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है हमें, राज लिमिटेड है जो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लिबरलाइज करने की कोशिश कर रही है। मतलब पहले उसकी पॉलिसी जो थी वो स्ट्रिक्ट थी, अब वो ये सोच रही है कि मैं थोड़ा और दिन का टाइम दे दूं, क्रेडिट थोड़ा लंबे टाइम के लिए थोड़ा अमाउंट बढ़ा दूं, ऐसा सोच रही है। कंपनी की जो एनुअल सेल्स है फिलहाल की जो है वो है 6 लाख। ठीक है, तो करंटली प्रेजेंट में फर्म जो है वो 6 लाख रुपए की सेल कर रही है। ठीक है, इस क्रेडिट पॉलिसी को बढ़ाने के बाद, लिबरलाइज करने के बाद उसकी सेल 9 लाख रुपए हो जाएगी फ्यूचर में। ठीक है, ये प्रपोज्ड है कि अब उधार ज्यादा बेचेगी तो और सेल बढ़ेगी ऑब्वियसली। एवरेज एज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है 30 दिन था पहले 45, मतलब 30 दिन का टाइम पहले आप देते थे, मतलब दे रहे हो इस वक्त, लेकिन अब आप उसको 45 दिन का करने वाले हो। ठीक है, सेल प्राइस पर यूनिट है 15, तो यूनिट निकल जाएंगी, कितनी यूनिट सेल होंगी। 6 लाख सेल होती थी, टोटल अमाउंट है ये 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 15 चौक 60, 40,000 यूनिट्स आप सेल करते थे, कर रहे हो फिलहाल। आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी को लिबरलाइज कर लोगे, मतलब ज्यादा उधार दोगे, ज्यादा दिन के लिए दोगे, तो ज्यादा सेल बढ़ेगी, 9 लाख रुपए हो जाएगी आपकी, और 15 रुपए की प्राइस के हिसाब से ये आपका बन जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए नहीं, सॉरी 60,000 यूनिट आप सेल, मतलब बढ़ जाएगी आपकी यूनिट्स, 20,000 यूनिट ज्यादा बेचना आप स्टार्ट कर दोगे। ओके,
वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए पर यूनिट, ये फिलहाल की बात हो रही है करंट में, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 रुपए पर यूनिट आती है लागत 40,000 यूनिट के ऊपर, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आती है 12 रुपए की। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे हम। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, एवरेज में से हम वेरिएबल को माइनस कर देंगे, तो 2 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। और ध्यान रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड ही रहती है, चाहे आपकी सेल यूनिट कितनी बढ़े। हम मान लें कि एक साल में 360 दिन होते हैं, तो आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि ये जो क्रेडिट पॉलिसी प्रपोज की गई है, यानी ये जो 45 दिन बढ़ाने की क्रेडिट पॉलिसी है, ये जो प्रपोज की गई है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिटेड है या नहीं बेनिफिट है। अगर आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो 15 दिन आप बढ़ा रहे हो, इसमें आपको काम चलाने के लिए अपना जो पैसा निकालना पड़ेगा, जो लागत आपकी आएगी, उस लागत को पूरा करने के लिए आपकी जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस पैसे को जब आप लाओगे तो उसकी 20% की दर आपकी लगने वाली है, ठीक है। तो क्या उस हिसाब से आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, ये डिसीजन सही है या गलत है कि आप अपने क्रेडिट पीरियड को 30 से बढ़ा के 45 का कर दो। तो निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम डालेंगे कि हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे, और हमारी जो प्रपोज्ड पॉलिसी है वो क्या कहती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स लेके चलेंगे शुरुआत में। 40,000 यूनिट तो पहले केस में है, हमने ऊपर निकाला, और 60,000 यूनिट दूसरे केस में है, ठीक है। सेल्स जो हमारी हो रही हैं वो हो रही हैं 15 रुपए पर उसके हिसाब से, तो सेल हो जाएगी 15 चौक 60। ये चीजें हमें ऑलरेडी गिवन थी 9 लाख, ठीक है। अब बारी आती है लागत की, तो लागत भी हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए पर यूनिट। इसमें 40,000 यूनिट है तो ये हो जाएगी 4 लाख, इसमें 60,000 यूनिट्स हैं तो ये हो जाएगी 6 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहती है, ध्यान रखिएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई थी हमारी, 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है। ये फिलहाल का हमारा जो चल रहा है वो है 2 रुपए पर यूनिट का हिसाब का मतलब है 80,000 की फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। अगर आप भविष्य में 60,000 यूनिट भी बेचना स्टार्ट कर दोगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगी, तो ये तब भी 80,000 ही रहेगी, ठीक है। ओके, नाउ ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट 4,80,000 लागत, और अगर आपकी सेल बढ़ती है तो उस केस में आपकी लागत हो जाएगी 6,80,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका प्रॉफिट कितना रहेगा दोनों केसेस में। तो सेल 6 थी, इसमें से 480 आपने, आपकी लागत है वो आपने चुकाई, जिनको भी खर्चा देना था सारा दिया, प्रॉफिट आपके पास बच गया 1,20,000, ठीक है। सेम इस केस में आपका प्रॉफिट बचेगा 2,20,000। तो प्रॉफिट तो हमारा बढ़ रहा है, हमारी उधार सेल हमने बढ़ा दी, सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा, आप साफ देख सकते हो। बट अब हमें ये देखना है कि उधार बढ़ाने की वजह से जो लागत हमें आएगी, ये लागत नहीं, ये अलग चीज है, ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट ये अलग कॉस्ट है, ठीक है। ये पूरे साल की कॉस्ट है, लेकिन वो जो 15 दिन का टाइम आप बढ़ा रहे हो, उस 15 दिन की कॉस्ट, जो 45 दिन का आप टाइम पीरियड दे रहे हो, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप डाल रहे हो, ठीक है, उसकी कितनी लागत है वो कंपेयर करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी लागत निकालने का क्या तरीका है, सीधी सी बात है, उसको हम लिखते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल, कि आप जितने दिन के लिए उधार देने वाले हो ना, उतने दिन आपकी कितनी लागत आएगी, उतने दिन के लिए कितना पैसा आपको लगा के रखना पड़ेगा, वो चीज हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट है 4,80,000 पहले केस में, ठीक है, ये पूरे साल की है, लेकिन फर्स्ट एग्जिस्टिंगली हम 30 दिन का उधार देते हैं, उस 30 दिन के लिए हमें कितनी लागत पड़ती है, वो 30 दिन की उधार देने के चक्कर में निकाल लेंगे, 40,000 आएगी। सेम ये चीज हम प्रपोज्ड में करेंगे, जहां हम 45 दिन बना रहे हैं, तो 6,80,000 पूरे साल की लागत है, हमको कितने की निकालनी है, 45 की, ये आएगी 85,000 रुपए, ठीक है।
अब इसका क्या मतलब है, 30 दिन के लिए आपको 40,000 रुपए की लागत आएगी क्योंकि आप उधार माल बेच रहे हो। तो 30 दिन आपको ये 40,000 की जो लागत आपकी आने वाली है, इसके लिए पैसा चुकाने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? आपने तो उधार में माल बेचा है, तो 30 दिन के लिए आपको पैसा तो मिलने ही नहीं वाला, आपकी कोई इनकम नहीं है। लेकिन 40,000 की लागत आपको जरूर आएगी, तो ये 40,000 रुपये आप लाओगे कहाँ से? कहीं से तो लाओगे, बाहर से पैसा उठाओगे, उसकी रेट आपको ऊपर दे रखी है 20%। तो ये 40,000 जो आपने 30 दिन के लिए पैसा उठाया बाहर से अपना काम चलाने के लिए, उसके ऊपर 20% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस कॉस्ट, इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी आपकी 20% के हिसाब से 8,000। ठीक है, 45 दिन कर दिया आपने टाइम पीरियड, 45 दिन करते ही आपका टोटल खर्चा बन गया 85,000 कि इन 45 दिनों में 85,000 का खर्चा आपको होगा। पूरे साल में 680 का होगा, लेकिन इन 45 दिनों में 85,000 का खर्चा आपको होगा ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट होगी, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होगी आपकी इसके अंदर, और ये आपको देना है। अब 45 दिन के लिए आपने उधार माल बेचा है, तो 45 दिन तो आपकी कोई इनकम नहीं है, तो ये 85,000 का कहाँ से लेके आओगे आप? ये खर्चा तो आपको चुकाना ही है, ये एक्सपेंस तो आपको करनी है, लागत है आपकी। इसके लिए भी पैसा आपको बाहर से कहीं उठाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी खुद की अर्निंग में से पैसा लगा रहे हो। ठीक है, तो वो पैसा लगाने की भी आपकी कॉस्ट आएगी, उसकी रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है 20%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कम से कम इतना तो आपको कमाना ही है ताकि आप इंटरेस्ट दे पाओ, यानी इंटरेस्ट की रेट है आपकी। तो इसका 20% आपका हो जाएगा 17,000। ठीक है, यानी अगर आप 30 दिन का टाइम पीरियड, क्रेडिट पीरियड देते हो सामने वाले को, तो उस क्रेडिट पीरियड देने की वजह से आपको 8,000 का जो है ना लागत आएगी, क्योंकि उस 30 दिन के लिए आपकी इनकम कोई होने नहीं वाली है और 40,000 का खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। उस खर्चे को करने के लिए आप बाहर से 40,000 का रुपए उठाओगे और उसके लिए आपको 8,000 का इंटरेस्ट उस पर चुकाना पड़ेगा। सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करना है। कॉस्ट क्या है? उधार देने की कॉस्ट है ये 8,000 और 17,000, और बेनिफिट क्या है ये, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। तो दोनों ही केसेस में आपका प्रॉफिट जो है वो आपकी लागत से ज्यादा है। तो मतलब क्रेडिट पॉलिसी को आप चुन सकते हो। जो क्रेडिट पॉलिसी आपने 30 दिन से 45 दिन की करी है, वो आप आराम से चुन सकते हो कि आपकी लागत बहुत कम है आपके प्रॉफिट से। लागत हम बात कर रहे हैं उधार देने की लागत, उधार बेचने की लागत। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी आ रही है बेचने की, सेल करने की या मैन्युफैक्चर करने की, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लागत की हम बात करने का, लागत का मतलब है यहाँ पे कि जितने दिन के लिए आप उधार सेल कर रहे हो, उतने दिन आपका जो भी खर्चा होने वाला है, उस खर्चे को चुकाने के लिए आप जो जहां से भी पैसा उठाने वाले हो, उस पैसे पे जो आपको इंटरेस्ट देना है, उसकी जो लागत आएगी, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सेकेंड इलस्ट्रेशन में हम इसका बिल्कुल रिवर्स रूप देखेंगे। यहाँ पे क्या है, जेड लिमिटेड जो है वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को टाइट करने की सोच रहा है। मतलब अभी तक वो ज्यादा उधार बेचता था और ज्यादा टाइम पीरियड देता था, क्रेडिट पीरियड ज्यादा देता था उधार पैसा वापस करने के लिए। अब वो उसको कम करने की सोच रहा है। करंटली कंपनी की एनुअल सेल है 60 लाख इस वक्त फिलहाल। ठीक है, और जब वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी को टाइट कर लेगा तब उसकी सेल गिर जाएगी, 48 लाख हो जाएगी। ठीक है, एवरेज अभी तक वो 60 दिन का उधार देता था, अब वो 45 दिन कर रहा है, उसको घटा रहा है। अब वो 60 दिन का उधार नहीं देगा, 45 दिन का ही टाइम देगा। क्रेडिट पीरियड जो है आपका, सेल प्राइस आपका 40 रुपए का है, तो 40 रुपए के हिसाब से हम यूनिट निकाल सकते हैं। इसको 40 से डिवाइड कर दो, इसको 40 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 1.5 लाख यूनिट आ गई और ये आएगी 1,20,000। इतनी इतनी यूनिट्स, मतलब आपकी सेल गिरेगी गिरेगी। उधार आप टाइम पीरियड आपने कम कर दिया। जिन लोगों को 60 दिन चाहिए ही चाहिए थे पैसा देने के लिए वो किसी और से जाके खरीदेंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे, तो आपकी सेल तो ऑब्वियसली गिरेगी। एवरेज कॉस्ट हो गई आपकी 34, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट है 30, तो फिक्स्ड आ गई आपकी 4। ठीक है, ओके, 360 दिन का दिन मान लीजिए और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 25%। ठीक है, तो आपको अब वही सारी चीजें निकालनी है कि क्या ये क्रेडिट पॉलिसी हमारे लिए सही है या नहीं है, क्या
जो प्रपोज की है हमने। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे जो अपनी एग्जिस्टिंग है, जो अभी जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और जो पॉलिसी हम अपनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके अंदर जो हमारी यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं वो हमारी 1.5 लाख यूनिट बिक रही हैं, और जो हम अपनाना चाहते हैं उसमें हमारी सेल गिरने के चांसेस हैं, 1,20,000 हो जाएगा। सेल प्राइस जो है हमारा 40 रुपए के हिसाब से, फिलहाल 60 लाख की सेल हो रही है हमारी, पर प्रपोज्ड के हिसाब से हमारी सेल गिरने के चांसेस हैं वो 48 लाख रुपए हो जाएगी। लागत निकाल लेते हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट फिलहाल हमारी आ रही है 30 रुपए के हिसाब से। ठीक है, फिलहाल हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 45 लाख, पर सेल कम होगी तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट का रूल याद है ना आपको, कॉस्ट में मैंने आपको बताया था वेरिएबल कॉस्ट टोटल जो होती है वो हमेशा वेरी करती है, मतलब बदलती रहती है, लेकिन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। तो यहां देखिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 30, ये इतनी ही रहेगी। टोटल कॉस्ट में फर्क आता रहेगा, यहाँ 45 है, यहाँ 36 यूनिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है, टोटल जो होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, लेकिन पर यूनिट चेंज होती रहती है। फिक्स्ड में उल्टा है। ठीक है, अच्छा फिक्स्ड निकालेंगे तो 34 - 30 4 हो जाएगी आपकी फिक्स्ड। ठीक है, तो निकाल लेंगे 1.5 लाख के हिसाब से हमारे फिलहाल फिक्स्ड को 6 आ रही है, और टोटल क्योंकि फिक्स्ड ही रहती है तो अगले में भी 6 ही आएगी ये आपकी, चाहे आप यूनिट बनाओ ना बनाओ, कितनी भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट हमारी इस केस में हो गई, जो फिलहाल हमारी करंटली है वो है 51 लाख, और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी कम, सॉरी हमारी टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, 42 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट देख लेते हैं अब। करंटली हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 60 - 51 9 लाख रुपए का, और जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट भी गिरेगा ही गिरेगा, सीधी सी बात है, सेल गिरेगी तो वो हो जाएगा 6 लाख रुपए का। ठीक है, ये तो हो गई ये चीज। अब बारी आती है जो हम उधार का दिन जो हमारे घटा रहे हैं, कि पहले हम 60 दिन का टाइम देते थे, क्रेडिट पीरियड जो था वो 60 दिन था, और अब हम कर रहे हैं उसको 45 दिन। तो इससे क्या बेनिफिट हो रहा है हमारा। ठीक है, ये चीज, ये 60 दिन के लिए कितनी लागत आती थी हमारी, 45 दिन के लिए कितनी लागत आती थी, अब वो निकालना है। तो निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल कितनी चाहिए होती थी आपको। टोटल लागत आती है आपकी पूरे साल की, जो हमारा करंट वो है सिस्टम, उसके अंदर 51 लाख रुपए पूरे 360 दिन के लिए है हमारे। ठीक है, हम सिर्फ उतने दिन की लागत निकाल लेंगे जो हम जितने दिन का हम उधार बेचते थे, 60 दिन। ये आएगा आपका 8,50,000। अब ये 8,50,000 आपको कहीं से अरेंज करने पड़ते थे, और हम बाहर से अरेंज कर रहे हैं तो उसकी एक लागत आती थी। क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसके लिए आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 25%। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जो हो गई वो हो गई 25% के हिसाब से, यानी आपको 2,12,500 रुपए की कॉस्ट आती थी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसको ए मान लो प्रॉफिट को, और इस कॉस्ट को मान लो आप बी। ओके, सेम यहां करेंगे, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी 45 दिन अगर हम कर देते हैं तो 45 दिन की लागत जो हमें लगेगी वो है 5,25,000। ठीक है, और ये 5,25,000 पैसा अरेंज करना है, तो उसके लिए जो हमारी कॉस्ट आने वाली है वो आने वाली है 25% के हिसाब से। जो इंटरेस्ट हमारा लगने वाला है 1,31,250, इतना लगने वाला है। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। देखिए, बेनिफिट है 9 लाख, उधार देने की लागत है 2,12,500। दोनों का फर्क देख लेते हैं। नेट इनकम ये हो जाएगा आपका 6,87,500। ठीक है,
यहाँ पे देख लेते हैं दोनों का नेट इनकम क्या आएगी हमारी, 4,68,750। क्या नेट इनकम डिक्रीज नहीं हो रही है? ठीक है, आपने क्रेडिट पीरियड कम कर दिया, आपकी लागत कम आ गई, सब कम आ गई, पर आपका प्रॉफिट भी कम हो गया और उस वजह से आपकी नेट इनकम भी कम हो रही है। इस इंटरेस्ट के बावजूद यहाँ पे आपकी नेट इनकम ज्यादा आ रही है नए वाले सिस्टम के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है कि नया वाला पॉलिसी है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉलिसी हो गई रिजेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था, 1,20,000 है, 1,20,000 में से अगर आप 8 हटाओगे ये 1,12,000 आ जाएगा नेट इनकम आपकी, और ये यहाँ पे आ जाएगी 2,03,000। यहाँ हमारी नेट इनकम बढ़ रही थी तो इसलिए ये चेक था। ठीक है, नई पॉलिसी में आपकी नेट इनकम ओवरऑल बढ़ रही है, लेकिन यहाँ कम हो रही है, तो ये चीज हमारी रिजेक्ट हमने कर दी है। तो इस तरीके से हम जो है वो रिसीवेबल, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल के क्वेश्चन करते हैं। अभी फिलहाल मैं 2 ही इलस्ट्रेशन आपको करा रही हूँ, बाकी के जो टोटल 6 हैं आपके, बाकी के 4 इलस्ट्रेशन जो है वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। इनमें से जो थर्ड वाला है वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, फोर्थ वाला भी आई थिंक आप खुद कर सकते हो। चलो फोर्थ वाला तो फिर भी मैं करा दूंगी, थर्ड का आप खुद ट्राई करके देखिएगा। थर्ड इलस्ट्रेशन आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।